हेलो बच्चों, वेलकम टू एसबीएस स्मार्ट क्लासेज। कैसे हो बेटा आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे। तो बेटा आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी होगी, थोड़ा टाइम हो गया उसे आए हुए। लास्ट वीडियो में बेटा हमने एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट कर लिया था एनसीईआरटी से। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.4, ठीक है, जिसमें आप सेट्स की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सीखो बेटा, दैट इज वेन डायग्राम एंड ऑपरेशंस ऑन सेट्स। दो चीजें बेटा आज की इस वीडियो में आप लोगों को पढ़नी है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये एक्सरसाइज है, तो मजा आएगा बेटा पढ़ने में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.4 और हम पढ़ रहे हैं बेटा हाल फिलहाल में एनसीईआरटी, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा हम जो हमारी एक्सरसाइज 1.4 में सबसे पहला टॉपिक है, दैट इज वेन डायग्राम, ठीक है। तो देखो बेटा, जैसे कि इसके नाम के ऊपर चलते हैं पहले, सबसे पहले कि एक इंग्लिश लॉजिशियन थे, ठीक है, जिनका नाम था जॉन वेन। उनके नाम पर बेटा इस डायग्राम का नाम पड़ा वेन डायग्राम। अब होता क्या है वेन डायग्राम? टू रिप्रेजेंट एनी सेट इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड फिगर, ठीक है। और उसमें बेटा कुछ कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी? कि यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम के अंदर। यूनिवर्सल सेट आप लोग पढ़ चुके हो, और उसके जो सबसेट होते थे उनको आप क्लोज कर्व्ड फिगर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, जो यूजुअली सर्किल होते हैं। जरूरी नहीं सर्किल या एलिप्स भी हो सकते हैं, लेकिन क्लोज्ड कर्व होना चाहिए, ठीक है। तो पढ़ते हैं बेटा वेन डायग्राम की डेफिनेशन को। तो दिस डायग्राम अ रेक्टेंगल एंड क्लोज्ड कर्व्स, ठीक है। यहां पे अगर बात हियर यूनिवर्सल सेट are represented by rectangle and its subset is represented by closed curves, ठीक है। और उसमें हम बात करें जनरली हम यूज करते हैं सर्कल्स, ठीक है। चलिए अब एक डायग्राम बेटा हम लोग बना करके देखते हैं। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि मान लीजिए ए कोई एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां तक 10, ठीक है जी। बी इसका सबसेट है। कैसे सबसेट है? कि बी के अंदर कोई एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। तो इसको हम वेन डायग्राम की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए सबसे पहली बात क्या थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि वेन डायग्राम को आप रेक्टेंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सॉरी, यूनिवर्सल सेट को आप किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? रेक्टेंगल की में। तो ये तो हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंदर बेटा एलिमेंट्स क्या थे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यूनिवर्सल सेट हो गया, जो आपका सेट क्या था एक। अब इसका सबसेट क्या है? बी। तो बी के अंदर एलिमेंट क्या है 1 2 3, ये इसका क्या हो गया सबसेट। तो देखो जरूरी नहीं कि वो सर्किल ही हो, ठीक है, वो इलिप्स भी हो सकता है। पढ़ोगे बेटा इलिप्स के बारे में, कॉनिक सेक्शन आपका चैप्टर आएगा। बस आपको इतना याद रखना है कि जो उसके सबसेट होंगे उसको आप क्लोज कर्व में रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही पता पड़ा क्या बी सबसेट ऑफ ए, ठीक है। और बी के लिए ए क्या है? एक तरह से यूनिवर्सल सेट, ठीक है। एक और बेटा एग्जांपल लेते हैं हम। देखिए बेटा मान लो कोई बेटा यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 डॉट डॉट 10। ए कोई एक सेट है जिसके एलिमेंट है बेटा 1 2 3, और बी कोई एक बेटा सेट है जिसका एलिमेंट है सिर्फ 2, ठीक है। अब हमको बेटा ये वेन डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए यूनिवर्सल बेटा सेट हो गया, क्या एलिमेंट है इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ठीक है, हमें पता पड़ा जो ए है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, ठीक है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 ये हो गया, ये आपका कौन सा सेट हो गया ए। अब बी कौन सा सेट है, जो ए का भी सबसेट है, तो दैट इज बी, ठीक है। इस तरीके से बेटा वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हो। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि इतने एलिमेंट्स होते हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर जिनको आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, आप सीधे सीधे रेक्टेंगल बनाओगे और साइड में लिख दोगे, जैसे मैं क्वेश्चन बोल दूं कि यूनिवर्सल सेट है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, तो आप बेटा उनके नाम थोड़ी ना लिख दोगे उसके अंदर, तो आप साइड में लिख दोगे जहां पे यू क्या है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द स्कूल, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स पे। चलिए बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा ऑपरेशंस ऑन। अब बेटा देखो बात करते हैं ऑपरेशंस की, है ना, वो वाला ऑपरेशन नहीं है पेट फाड़ दिया और अंदर से सब निकाल लिया। ऑपरेशंस बेटा आप अर्लियर क्लास में पढ़ के आ चुके हो, बोलो भैया हमने कहाँ कर लिया ऑपरेशन। सुनो, दो नंबर को लेकर के अगर आप उनके बीच में प्लस सब्सट्रैक्शन यानी एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करते हो, उसी को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम लोग ऑपरेशंस बोलते हैं। होता क्या है कि दो नंबर को लेकर आप उनके बीच में ऑपरेशन करते हो, आपको एक तीसरा नंबर मिल जाता है। ऐसे ही सेट्स के बीच में होता है कि दो सेट को लेकर के उनके अंदर अगर हम ऑपरेशंस करें हमें एक नया सेट मिल जाए, उसी को हम पढ़ते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ठीक है। उसके अंदर आपका जो सबसे पहला टॉपिक है ये है यूनियन ऑफ सेट। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या पढ़ना है, तो देखिए बेटा यूनियन ऑफ सेट में क्या है, यूनियन का मतलब क्या होता है, जानते हो, एकता, यानी कि अगर दो अलग अलग लोग हो उनको एक कर दो, दैट इज व्हाट यूनियन। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में क्या है कि लेट A and B are two sets, then union of set A and B is a set which have all elements of A and B where elements should not be repeated। यहाँ पे इस बात को आप ऐसे लिख सकते हो कि वन एलिमेंट्स, ऐसे भी लिख सकते हो वन एलिमेंट्स will write only one time ना, ऐसे भी आप लोग समझ लो, इसको ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, ठीक है। समझने के लिए है ये बेटा, मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन और होती है उसकी वे हम बात करेंगे। मान लो ए बेटा कोई सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3, बी बेटा कोई सेट है जिसके एलिमेंट हैं 3 4 5। देखिए सबसे पहले तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हमें ए यूनियन बी रिप्रेजेंट हम इस तरीके से करते हैं। ये यूनियन का साइन है, ये क्या है यूनियन, ठीक है। इस तरीके से हम बेटा रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन को। तो हमने क्या पढ़ा कि ए यूनियन भी वो सेट होगा जिसके अंदर ए के भी एलिमेंट होंगे और बी के भी एलिमेंट होंगे, और एक एलिमेंट को हमें एक बार लिखना है। तो बेटा ए के एलिमेंट क्या है 1 2 3, बी के एलिमेंट क्या है 3 4 5। 3 तो हम लोग बेटा लिख चुके हैं, तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा 4 and 5। सही है कि नहीं, थोड़ी बहुत बात समझ में आई। एक और बेटा एग्जांपल देखो कि मान लो A इक्वल टू कोई एक सेट है x सच दैट x, यानी x एक ऐसा सेट है, A एक ऐसा सेट है जिसमें x क्या है, यानी x को उसने किस तरह से डिफाइन करते हैं नेचुरल नंबर, और B उसने बेटा एक ऐसा सेट दे दिया x सच दैट x इक्वल टू 0, यानी यहाँ बेटा x की वैल्यू क्या है 0। तो हमें इसका क्या बनाना है, हमें इसका यूनियन ढूंढना, ठीक है। दो तरीके हैं बेटा यूनियन ढूंढने के। एक तो आप लोग बेटा रोस्टर फॉर्म में लिख दो क्या कि हमें 0 और नेचुरल नंबर ले लेंगे, यही तो है। तो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, एक तो ये हो सकता है। एक और बेटा क्या हो सकता है ए यूनियन बी, एक ये हो सकता है कि हम लिखते हैं x such that x is a whole number। ये बात बेटा समझ में आ गई होगी आप लोगों के, ठीक है।
क्योंकि अगर आप नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड करते हो तो क्या आता है, होल नंबर। तो आपके दोनों आंसर सही है, चाहे आप रोस्टर फॉर्म में लिखो चाहे आप लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। तो अब बात करेंगे बेटा हम यूनियन की, सेट के यूनियन की मैथमेटिकली डेफिनेशन के बारे में। तो देखिए बेटा मैथमेटिकली की बात कर रहे थे, तो द यूनियन ऑफ सेट A and B are those, या ऐसे लिख लो A and B is set C, ठीक है, यानी कि A और B का मान लो यूनियन सेट कोई C है, और सेट C में क्या है, which consist elements either in A और B, और इन B ऐसे लिखो, और सिंपली यानी कि या तो A के एलिमेंट्स हो या B के। इसमें एक बात और, द एलिमेंट्स which is in both should also be taken। यानी कि अगर दोनों में जो एलिमेंट हो वो भी लेना है। तो मैथमेटिकली बेटा हम कैसे बना सकते हैं कि मान लो A यूनियन B हमें निकालना है, तो उसमें वो एलिमेंट्स होंगे यानी X सच दैट X बिलोंग्स टू A, X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, यानी कि जो A यूनियन B जो सेट बन के आएगा उसके अंदर वो एलिमेंट होंगे या तो वो A से बिलोंग कर रहे होंगे या फिर वो B से बिलोंग कर रहे होंगे। ये इसकी मैथमेटिकली डेफिनेशन है। इसको पढ़ना इस वजह से और इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मिसलिनियस करनी है, और मिसलिनियस में आप लोगों को जो क्वेश्चन करने हो मैथमेटिकली ही करने हैं, ठीक है। इसको समझ लो कि A यूनियन B कब होगा, यानी कि जो A यूनियन B होगा उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो किस तरीके से होंगे, या तो वो एलिमेंट्स A से बिलोंग कर रहे होंगे या वो एलिमेंट्स B से। मतलब क्या है, वो एलिमेंट्स A और B दोनों के होने चाहिए। यहाँ पे इस और की जगह अगर तुमने एंड लिख दिया तो पूरा मतलब बदल जाएगा, तो आपको यहाँ और ही लिखना है, ये बात ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल लेकर के करते हैं। मान लो A कोई एक सेट है 1 2 3 और B कोई एक सेट है 2 3। तो यहाँ पे A यूनियन B हमने निकाला, तो बताओ बेटा क्या आएगा, चेक करो। A के सारे एलिमेंट देखो 1 2 3, B में भी बेटा 2 3 है तो हम रिपीट नहीं करते तो 2 3 आ गया। तो यहाँ से हमें पता है एक बात अगर तुम गौर करो क्या, कि if B is a subset of A, if B is a subset of A, then A union B is equal to A। कैसे पता किया भैया, सबसेट पढ़ा है, सबसेट में हमने पढ़ा था क्या होता है, वो सेट का पार्ट होता है। तो क्या सेट B सेट A का पार्ट था, बिल्कुल था। तो B A का क्या हो गया, सबसेट। जब हमने इसका यूनियन निकाला तो हमारे पास क्या निकल के आया, देखो 1 2 3 किसके एलिमेंट है, A के। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, उसको भी दिमाग में रखना है कि if B is a subset of A then A union B is equal to क्या आएगा, A। ठीक है, अब हम लोगों को बेटा पढ़ना। अच्छा एक और बात, इसका वेन डायग्राम देख लो कि मान लो कोई एक यूनिवर्सल सेट है, हमें A यूनियन B निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, कोई एक सेट A हो गया, एक सेट B हो गया। हमें क्या पढ़ा था यूनियन में कि दोनों सेटों के क्या एलिमेंट्स बेटा आपको चाहिए, तो दोनों सेटों के एलिमेंट्स बेटा हमको लेने हैं। ये बेटा क्या हो गया हमारा बन के, ये हमारा बन गया बेटा A यूनियन B। जहां पे जो मैंने कलर दिया है ना, थोड़ी सी ड्राइंग दिखा दी मैंने तुम लोगों को, ज्यादा अच्छी तो नहीं है लेकिन तुमसे कहीं अच्छी ड्राइंग दिखा दी। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये उन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है जो A में भी है और B के अंदर भी है। अब हमको पढ़ना है प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स या प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट के बारे में। चलिए बेटा, तो सबसे पहले हमें बेटा अब हमारा टॉपिक क्या है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ यूनियन। इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाती है क्योंकि 1 मार्क्स में या ट्रू फॉल्स में आप लोगों से इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेटा क्या है यूनियन ऑफ सेट की, कि A यूनियन B
इक्वल टू होता है बी यूनियन ए के। और ये कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पढ़ा होगा बेटा 7th स्टैंडर्ड में कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। सेम प्रोसेस यहाँ पे है कि a यूनियन b इक्वल टू किसके होगा? b यूनियन a के। अब कोई भी एक एग्जांपल लेकर के देख लो, कैसे कि हमने कोई एक एग्जांपल लिया, a इक्वल टू कोई एक सेट है a e i o और b कोई एक सेट है बेटा जिसके एलिमेंट है i o और e। ठीक है, हमें a यूनियन b निकालना है तो हम लोग बेटा कैसे निकालेंगे कि a e, पहले a के एलिमेंट देखो i o। ठीक है, अब आ जाओ उस पे i भी है o भी है, क्या नहीं है? यूनियन है। अगर मान लो हमें b यूनियन a निकालना है तो b यूनियन बेटा कैसे आएगा? पहले b के देखो i o u, अब a के लिखो बेटा क्या बचे हैं? a और e, i o u आप लिख सकते हो। दोनों सेट के एलिमेंट्स बिल्कुल इक्वल हैं तो इसका मतलब हम कह सकते हैं दोनों सेट इक्वल हैं, तो इससे हमारी कम्यूटेटिव जो लॉ है वो इसके ऊपर अप्लाई होता है, यानी कि a यूनियन b इक्वल टू होता है किसके? b यूनियन a के। ठीक है, अब बढ़ते हैं बेटा अपनी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। देखिए बेटा सेकंड क्या है हमारा कि a यूनियन b यूनियन c इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं कि a यूनियन b यूनियन c, और दैट इज व्हाट? दैट इज एसोसिएटिव लॉ। यहां पर कौन सा लॉ है? एसोसिएटिव। याद करो a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c इक्वल टू a प्लस b ब्रैकेट में बंद करके फिर प्लस c, पढ़ा होगा आप लोगों को। तो बेटा इसका मैं चाहता हूं आप लोग खुद करके देखें कि क्या यूनियंस ऑफ सेट की अगर आप प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो तो उसके ऊपर एसोसिएट लॉ काम करता है कि नहीं करता। उसके लिए सिंपली मैं आपको एक दे रहा हूं कि आप लोग खुद चेक करना, वैसे करता है मैं बता रहा हूं लेकिन आप लोग करके देखना कि 1 2 3 कोई एक सेट है, b एक सेट है 2 3 4 एंड c कोई एक सेट है 4 एंड 5। आप लगा करके देखना क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब बेटा हम अपनी तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। a यूनियन 5 इज इक्वल टू a, इसे बोलते हैं हम लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, यानी कि मान लो a कोई एक सेट है, फाई क्या होता है? याद आ गया होगा, फाई का नाम सुनते ही इट इज एम्प्टी सेट, तो उसका हम यूनियन निकालेंगे तो a सेट आएगा कि नहीं आएगा? भाई एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। और जो यहाँ पे फाई है, फाई इज आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। फाई क्या है? आइडेंटिटी है किसकी? यूनियन की। आप किसी भी सेट के साथ अगर फाई का यूनियन सेट निकालोगे तो आप लोगों को वही सेट मिलेगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं बेटा। a यूनियन a इक्वल टू a, और ये बेटा आपका है आइडेम्पोटेंट लॉ। देखो ये इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है कि ये सारे नाम जो आप पढ़ रहे हो, मेरी बात को ध्यान से समझना। आइडेम्पोटेंट जो लॉ है जो आप यहाँ पढ़ रहे हो उसको आप लोग मैट्रिक्स में जाकर के पढ़ोगे 12th स्टैंडर्ड में जाकर के, जिसके बारे में एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा और इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसको समझ लेना। लेकिन आपको इस बात पे गौर नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ पे समझना है कि a यूनियन a इक्वल टू क्या होता है? a, और इस लॉ को हम क्या बोलते हैं बेटा? आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, फिफ्थ पे चलते हैं बेटा हम कि कोई एक सेट है यूनियन सेट, उसका यूनियन निकालोगे a के साथ तो यूनिवर्सल सेट आएगा। यूनिवर्सल सेट का यूनियन किसी सेट के साथ क्या होता है? यूनिवर्सल सेट, और उसे बोलते हैं हम लॉ ऑफ यूनिवर्सल। ये 5 प्रॉपर्टी है बेटा आपकी ऑपरेशंस ऑन यूनियन को लेकर के, और इसी के साथ आपका ऑपरेशंस ऑन यूनियन ऑफ 2 सेट्स या 3 सेट्स भी आप लोग ले सकते हो, फिनिश होता है। अब हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेटा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट में क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास 2 सेट हैं, सेट ए एंड सेट बी। उन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उसका अगर हम एक सेट बना दें तो वो ए और बी का बेटा क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन हो जाएगा। कैसे? पढ़ते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ
set A and B is a set which consists elements that are present in both set A and B। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि इंटरसेक्शन वो सेट होगा द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड B, उसको हम बोलेंगे बेटा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, यानी जो A और B के कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो उनका क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। कैसे होगा देख लो, A कोई एक सेट है कि 1 2 3 4 और B कोई एक सेट है कि 3 4 6 8। ठीक है, इंटरसेक्शन देना, देखो ये साइन है आपका इंटरसेक्शन का, इसका साइन है ये इंटरसेक्शन का, यूनियन का जस्ट उल्टा। क्या पढ़ा हमने ये पढ़ा कि A और B दोनों के एलिमेंट्स हो जाएं जो दोनों में कॉमन हो। तो A और B दोनों में बेटा क्या कॉमन है, देखो 3 4 इसमें है, 3 4 इसमें है, दो ही एलिमेंट्स हैं और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। मैथमेटिकल डेफिनेशन कैसे पढ़ सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। देखो अभी मैंने जब यूनियन पढ़ाया था बताया था एंड का और एंड का बड़ा फर्क पड़ता है। आप सोचो भैया क्या फर्क है, तो फर्क ये है कि यहाँ पे ये बात क्या कह रही है कि इसका इंटरसेक्शन वो सेट होगा जिसके अंदर वो एलिमेंट होंगे जो A से भी बिलोंग कर रहा है और B से भी कर रहा है, यानी कि वो सेट A में भी होना चाहिए, वो एलिमेंट सेट A में भी होना चाहिए और वो एलिमेंट सेट B में भी होना चाहिए। सिंपली लैंग्वेज में बोले तो हमें कॉमन एलिमेंट्स चाहिए A और B के। ठीक है, अब इसका बेटा हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं। देखो यूनिवर्सल सेट A इंटरसेक्शन B का हमें बनाना है वेन डायग्राम, तो कैसे बनाएंगे, A हो गया B। हमने भी क्या पढ़ा कि जो कॉमन एलिमेंट हो A और B में, A के ये वाले एलिमेंट और B के ये वाले एलिमेंट, यानी ये वाला हिस्सा दोनों में कैसा है, कॉमन है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो A इंटरसेक्शन B के है। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, इसके ऊपर बेटा हम लोग एनसीईआरटी कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमें बेटा क्या निकालना है, हमें A इंटरसेक्शन B निकालना। ठीक है, जैसे कि आपके क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो उसमें दे रखा है टेकिंग द एग्जांपल 12 फाइंड आउट द A इंटरसेक्शन B। एग्जांपल 12 में A और B की बेटा वैल्यू ये दे रखी हैं, तो मैं दोनों निकालूंगा जिससे आपकी दोनों चीजें क्लियर हो जाए, A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B। तो A यूनियन बेटा B निकालना। तो देखो सिंपली है, पहले A के सारे एलिमेंट्स ले लो। ठीक है जी, अब B के एलिमेंट्स जो A में लिख चुके हैं, यानी कि जो आप यहाँ पे पहले लिख चुके हैं उनको नहीं लिखना, 6 और 8 आपने लिख दी, नेक्स्ट जो जितने भी एलिमेंट है उनको। ठीक है, और अगर हम B या A इंटरसेक्शन B निकालें तो हमें बेटा क्या करना होता है, हमें कॉमन एलिमेंट्स लेने होते हैं जो A और B में हैं। कॉमन क्या है, 6 और 8। ठीक है, आगे चलते हैं कि आपका एग्जांपल 16 है कि ये कोई एक सेट है, X कोई एक सेट है जिसके अंदर बेटा एलिमेंट्स है राम गीता अकबर, राम गीता अकबर। ठीक है जी, और Y बेटा कोई एलिमेंट है इसके अंदर है गीता डेविड अशोक। ठीक है, यूनियन कैसे निकालेंगे, राम गीता अकबर, गीता हम लिख चुके हैं तो डेविड और अशोक। मैं इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूं, तो इंटरसेक्शन देखो बेटा, तो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों घरों में रहता हो, तो गीता दोनों में रह रही है। ठीक है, तो यहां से प्लस करके क्या आ गया, गीता, यानी कि X इंटरसेक्शन Y का जो एलिमेंट होगा या जो सेट बनेगा वो क्या होगा, तो गीता, यानी कि X इंटरसेक्शन Y
सेट का जो एलिमेंट है वो अकेला क्या है, गीता है, क्योंकि वो दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी बेटा हम बात करें तो पहली क्या है कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, और ये आपके बेटा कैसी थी, कम्यूटेटिव। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कम्यूटेटिव। अभी आप बेटा यूनियन में पढ़ा, आप एग्जांपल लेकर बेटा खुद भी बेटा वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, दूसरा बेटा जो हम पढ़ेंगे दैट इज A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, और दैट इज योर एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एक और पढ़ते हैं, क्या है कि फाई का इंटरसेक्शन लोगे किसके साथ, A के साथ, तो क्या आएगा, फाई आएगा। एम्प्टी सेट का किसी सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन लोगे, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या होगा, एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो उसका बेटा क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ, अभी पढ़ा था आइडेंटिटी, बोल दो यहाँ पे, ये आइडेंटिटी है। और एक और अगर सीन पढ़े हम कि A इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन सेट, यानी कि A का यूनियन सेट का अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, A सेट आएगा, इसको आप बोल सकते हो लॉ ऑफ यूनियन। ठीक है, लास्ट इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। समझाता हूं इसको। आप लोगों ने बात पढ़ी होगी छोटी क्लास में कि A इंटू बी प्लस सी होता था, तो आप लोग क्या लिखते थे, ऐसे ही तो लिखते थे कि A इंटू बी प्लस A इंटू सी, यही तो था। और इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते थे, इसी को हम बोलते थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब देखो यहां पे A इंटरसेक्शन B यूनियन C है, कैसे लिखेंगे, सिंपली A इंटरसेक्शन B, फिर क्या था, यूनियन A इंटरसेक्शन C। और इस लॉ को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, सेम देखो वहां पे मल्टीप्लिकेशन था तो A इंटू बी हुआ, इंटरसेक्शन था तो A इंटरसेक्शन B हुआ, फिर किसका साइन था, प्लस का था, प्लस आ गया, यहाँ पे यूनियन था, यूनियन आ गया, और A इंटरसेक्शन C हो गया। ठीक है बेटा, आपको मैंने इसका वेन डायग्राम बता दिया, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना बता दिया, एग्जांपल्स हम लोगों ने कर लिए। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलो बेटा, तो मैं थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात कर लेता हूं कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C इक्वल टू, हमने पढ़ लिया A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ठीक है, ये हमने बेटा पढ़ लिया। अब इसकी हम बात करते हैं, क्या ऐसा हो सकता है, रियलिटी में ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए सबसे बेटर तरीका क्या है, आप लोग एग्जांपल्स लो सबसे पहले कि A कोई एक सेट था, इसके एलिमेंट थे 1 2 3, B कोई एक सेट है, इसके एलिमेंट्स हैं आपके 3 4 5, और C आपका कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं आपके 5 और 6। ठीक है, सबसे पहले मैं LHS की बात करता हूं, ये मेरे लिए बेटा LHS है। ठीक है, तो मुझे A इंटरसेक्शन B यूनियन C की बात करनी है। सबसे पहले हम B यूनियन C निकाल लूं, क्या आएगा, 3 4 5 6। मुझे A के साथ इंटरसेक्शन निकालना है, मुझे पता है, यानी कि मैं लिख सकता हूं A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू, मेरा सेट A क्या है, 1 2 3, मुझे इसका इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ, 3 4 5 और 6 के साथ में। ठीक है, दोनों सेटों में जो कॉमन हो वो इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो इसमें बेटा क्या एलिमेंट कॉमन है, 3, तो इसका आंसर मेरे पास ये आ गया। अब मैं इस फॉर्मूले की राइट हैंड साइड को लेकर के चलता हूं। ठीक है, राइट हैंड साइड को बेटा जब हम लेके चलेंगे तो देखो राइट हैंड साइड में कि मेरे पास A इंटरसेक्शन B था सबसे पहले, तो मैं A इंटरसेक्शन बेटा B निकालता हूं। A इंटरसेक्शन बेटा B मेरे पास क्या है, देखो 3 है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्या आएगा मेरे पास, A इंटरसेक्शन C है, वो मेरे पास बेटा क्या आएगा, देखो दोनों में कुछ भी नहीं आ रहा, तो यानी कि ये आपका बेटा क्या हो गया, 5 हो गया, एम्प्टी सेट। अब इन दोनों का यूनियन यानी कि
एक सेट तो है 3, उसका यूनियन निकालना है मुझे 5 के साथ में। तो एम्प्टी सेट के साथ हमने यूनियन पढ़ा था, क्या होता है वही सेट होता है। तो इसका बेटा क्या आ गया 3। आप देख सकते हो कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके आगे, राइट हैंड साइड। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। एक बात और बेटा देखो, इस एक्सरसाइज के अंदर आप लोग बेटा वेन डायग्राम सीखोगे, तो वेन डायग्राम के ऊपर मैं एक और छोटी सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारे वेन डायग्राम के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। जबकि नेक्स्ट वीडियो होगी वो टोटली वेन डायग्राम्स के ऊपर ही होगी, ठीक है, जिससे कि आप लोग उसको अच्छे से समझ सको। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। देखिए बेटा, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की बात करें, ऐसा नहीं करना एलिमेंट्स को माइनस कर देना, है ना, बच्चे नहीं हो तुम लोग। डिफरेंस ऑफ टू सेट का मतलब होता है कि मान लो एक सेट है ए, एक सेट है बी, तो a माइनस बी वो सेट होगा जिसके एलिमेंट a से तो बिलोंग करें, इसके एलिमेंट किससे बिलोंग करें, a से, लेकिन b से बिलोंग ना करें। ठीक है, तो पहले लैंग्वेज लिख के बताता हूँ, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि द डिफरेंस ऑफ सेट A and B is a set whose elements belongs to A but does not belongs to B। कैसे भैया, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही है बात, समझते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका, एग्जाम्पल ले लो, ए कोई एक सेट है, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, और बी कोई एक सेट है, इसके एलिमेंट है 6 7 8 9 10। मुझे क्या निकालना है, a माइनस बी निकालना है। तो अभी मैंने क्या बताया कि वो सेट होता है जिसके एलिमेंट a से तो बिलोंग करें लेकिन b से बिलोंग ना करें। तो a के एलिमेंट्स देखो 1 2 3 4 5। अब देखो, अगर मैं 6 लिख देता हूं, क्या लिखता हूं 6, तो मुझे पता है 6 बिलोंग्स टू a और 6 बिलोंग्स टू b आल्सो, लेकिन मुझे क्या लेना था, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू b, यानी 6 b में नहीं होना चाहिए था। तो हमें a के सिर्फ वही एलिमेंट्स लिखने हैं जो b में ना हो, a के सिर्फ वही एलिमेंट्स लिखने हैं तो b में ना हो। तो हमारे पास क्या बन गया है, एक सेट 1 2 3 4 5। मैथमेटिकली डेफिनेशन बनाओ कि अगर a माइनस b हमें निकालना है तो x such that x belongs to a and x does not belongs to b। x a से बिलोंग करे, x b से बिलोंग ना करे। b माइनस a के लिए निकालना हो तो हम कैसे लिखेंगे, x such that x belongs to b and x, कॉमा भी लगा सकते हो, x does not belongs to a। ठीक है, बात समझ में आ गई। दैट इज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। और इसका अगर हमें वेन डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, कि कोई एक सेट A है और एक सेट B है, हमें बेटा A माइनस बी निकालना है। A के वो सारे एलिमेंट्स लेने हैं जो B में ना हो, जो B में ना हो। देखो मैंने A के वो सारे एलिमेंट्स लिए जो B में नहीं है, तो दैट इज व्हाट, A माइनस बी, और इसी को बोलते हैं हम डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। नोट कर लो, एग्जांपल्स करते हैं इससे आप लोगों के बेटर समझ में। जैसा कि आपके बुक में एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 19, कि B इक्वल टू कोई सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है A E I O U, और एक और बेटा सेट है, मैंने B इक्वल टू मान लिया, कुछ भी हो आपकी बुक में I O K L। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से मान लिया, आप लोग देख लेगा। मुझे फाइंड आउट करना है कि v माइनस बी निकालो और एक b माइनस वी फाइंड आउट करो। ठीक है, तो v माइनस बी हम लोग बेटा कैसे निकालें, देखो b के वो एलिमेंट्स जो इस वाले b से बिलोंग ना करें, तो वो क्या क्या है, a है, e है और u है, i इसमें है, o इसमें है। ठीक है, और अगर हम b माइनस बी निकालें तो क्या निकल के आएगा, I और O इसमें तो है लेकिन K और L B में तो है, इस वाले B में नहीं है, तो इसके अंदर क्या आएंगे K और L। यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि B माइनस बी विच इज नॉट इक्वल टू B माइनस बी। ठीक है, एक और बात यहीं पे मैं आपको एक और बात
समझा कर क्लियर कर देता हूँ एक्सआई के इंट्रोडक्शन को। डिसजॉइंट ऑफ टू सेट, टू सेट्स आर कॉल्ड विद डिसजॉइंट, यानी दो सेट डिसजॉइंट कब होंगे, जब उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई होगा। जब उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई होगा। तो यहां से ध्यान रखना a माइनस बी, क्या मैं बोल रहा हूं, a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b एंड b माइनस a आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। यानी कि हमें पता पड़ा दो सेट कब डिसजॉइंट होंगे, जब उनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई। और ये जो होते हैं a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b और b माइनस a, ये म्यूचुअली डिसजॉइंट होते हैं। वेन डायग्राम की हेल्प से मैं तो समझाता हूं चीजों को। देखो एक सेट है a, एक सेट है b, ये a है और b। देखो मैं a माइनस b को इसमें रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं इसको खाली छोड़ दूंगा। अगर मैं a इंटरसेक्शन b निकालूं, a इंटरसेक्शन b, देखो ये वाला सेट होगा। और अगर मैं b माइनस a निकालूं तो ये वाला सेट होगा। तो आप खुद देख सकते हो क्या a माइनस b और a इंटरसेक्शन b का, a माइनस b और a इंटरसेक्शन b का जब इंटरसेक्शन निकालोगे तो कोई एलिमेंट क्या दोनों में कॉमन आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। तो ये दोनों कैसे हैं, डिसजॉइंट है। अगर a इंटरसेक्शन b और b माइनस a का अगर आप निकालते हो तो वो भी कैसे डिसजॉइंट है, क्योंकि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। यानी कि अगर किसी दो सेटों का, अगर दो सेटों का इंटरसेक्शन क्या हो, दो सेटों का इंटरसेक्शन अगर एक एम्प्टी सेट हो तो वो दोनों सेट कैसे होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। ठीक है, इसी के साथ बेटा आपकी एक्सआई 1.4 का इंट्रो क्लियर होता है। वेन डायग्राम के लिए आप लोगों के लिए बेटा अलग से एक वीडियो आएगी और आप लोग कोशिश करना खुद से एनसीईआरटी में आप लोग एक्सआई 1.4 को कंप्लीट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेन डायग्राम की और उसके बाद हम बात करेंगे एनसीईआरटी की एक्सआई 1.4 की। थैंक यू।